हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। और हमने हमारी पिछली वीडियो में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बेस के बारे में अध्ययन किया था, जो जनरल इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो हम इसके सेकंड पार्ट है जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंट्रोडक्शन है इसका, इसमें जो हाइड्रोकार्बन की जो इम्पोर्टेंस है, हाइड्रोकार्बन का जो इन्वॉल्वेशन है वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन है वो केमिस्ट्री में किस प्रकार से इन्वॉल्व है, जो इसका बेस है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि या द्विबंध तुल्यांक। ओके, असंतृप्तता की कोटि या द्विबंध तुल्यांक बोलते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी असंतृप्त आप जानते हैं एल्कीन या एल्काइन या चक्रीय कार्बनिक यौगिकों को खुली श्रृंखला युक्त यौगिक में परिवर्तन करने के लिए जितने H2 के मोल की ज़रूरत होती है वह उसका मान DU कहलाता है। ओके, वह उसका मान क्या कहलाता है? DU कहलाता है। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं DU को। ओके, इफ़ स्ट्रक्चर इज गिवन, केस फर्स्ट क्या है हमारा, यदि हमें संरचना दी हुई हो कोई, तो उसका DU क्या होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ओके, इसमें हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकेंगे। तो एक बार आप इसको देख लें, एक बार एग्जाम्पल के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। सेकंड केस क्या है? इफ़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, यदि कोई आणविक फॉर्मूला सूत्र दिया हुआ हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसका। ये DU दे रखा है, इसका फॉर्मूला है C+1। C क्या है अभी हम आगे देखेंगे। C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। फॉर्मूला आप अच्छी तरह से देख लेना। यहाँ पे C का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, H का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X का मतलब है नंबर ऑफ हेलोजन और N का मतलब है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, चलो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है C6H6, इसका DU निकालना है हमें। तो C6H6 क्या होता है? बेंजीन होती है, तो इसमें कार्बन संख्या कितनी होती है? 6 + 1। फॉर्मूले में हम इसकी जो है इसको ऐड करते हैं, इनके वैल्यूज़ को। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, हेलोजन की संख्या 0, नाइट्रोजन की संख्या 0/2 और ये 7 - 3/4। इसका DU कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, और यदि हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें फर्स्ट वाले केस की तरह से, तो बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, और एक क्या होता है? रिंग। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 हो गए प्लस नंबर ऑफ रिंग कितनी? 1। तो इसका DU कितना होगा? उस प्रकार से भी 4 होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा ये DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं इसको। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको द्विबंध तुल्यांक, तो क्या नाम आपको याद रखना है, इसलिए कोई परेशानी नहीं हो वहाँ पे, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि अब हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोकार्बन। ओके, जो इंट्रोडक्शन है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें हाइड्रोकार्बन की जो इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन के बेस के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होता है कि किसी हाइड्रोकार्बन में से एक से अधिक हाइड्रोजन निष्कासित होने के पश्चात शेष बचे हुए समूह को हम हाइड्रोकार्बन समूह बोलते हैं। कि हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात जो शेष जो समूह बचता है उसे हम हाइड्रोकार्बन समूह बोलते हैं। ओके, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल। तो एल्केन में से अगर H हटा देंगे तो एल्काइल बन जाएगा। ओके, अब हम एल्काइल के बारे में बात करते हैं कि एल्काइल भी इसके टाइप हैं एल्काइल के। तो पहला टाइप है इसका नॉर्मल एल्काइल। नॉर्मल एल्काइल क्या होता है कि कार्बन की सीधी श्रृंखला के 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निष्कासित होने के बाद शेष बचा हुआ समूह नॉर्मल एल्काइल कहलाता है। ओके, कि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निष्कासित होने के पश्चात जो शेष समूह बचता है वो नॉर्मल एल्काइल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं आप इसको। ये एथेन दे रखा है हमें, और इसमें से अगर एक H हटा देंगे तो हमें ये N इथाइल प्राप्त होगा। ओके, ये 1 डिग्री कार्बन से मुक्त होने पर बनता है। ये जो हमारी लास्ट वीडियो थी उससे ही कनेक्टेड है। ओके, ये इसमें से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आप
इनको देख लें कि 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो वो नॉर्मल एल्काइल प्राप्त हो रहा है हमें। बात करते हैं सेकेंडरी एल्काइल की। सेकेंडरी एल्काइल क्या होता है कि कार्बन की सीधी श्रृंखला के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निष्कासित होने के पश्चात शेष बचा हुआ समूह सेकेंडरी एल्काइल कहलाता है। सेकेंडरी एल्काइल के लिए 4 कार्बन जरूरी होते हैं, क्योंकि 2 डिग्री जब कार्बन है उसके लिए। ओके, अगर आप 3 कार्बन लेंगे तो उसमें आइसोब्यूटाइल आ जाता है, तो वो क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद है आइसोब्यूटाइल। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, तो 4 कार्बन इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं आपको कि इसमें 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन निष्कासित करने के पश्चात हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल प्राप्त हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इसको क्रेल यहाँ पे ये टॉप पॉइंट पे लिख रखा है कि क्रेल क्या होते हैं कि जब किसी कार्बन से अन्य 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़ जाएं तो वो क्या है, क्रेल कहलाता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्रेल। ओके, ये आप अभी आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, अभी इसमें यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि आप लोगों को क्या है, कोई कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में, कि दिए गए जो चेन है वो एक्टिव है या इनएक्टिव। ओके, तो ये देखो ये है हमारे पास पेंटेन दे रखा है हमको, इसमें से एक ऐसे मुक्त करने के पश्चात ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ सेकेंडरी पेंटाइल। तो ये एक्टिव है या इनएक्टिव, इसके लिए पता चलेगा। इसका पता करने के लिए हमें इस बात समझनी होगी कि इसके एक तरफ जो ये सेकेंडरी पेंटाइल है, इसके एक तरफ है ये प्रोपाइल और एक तरफ है मिथाइल। ओके, तो ये क्या है, एक एक्टिव ग्रुप है। ये एक एक्टिव ग्रुप है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ है उसके चारों ओर रेस्ट्रिक्शन होगा। अगर प्रतिकर्षण बोलते हैं उसको, या रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो जकड़बंद या फिर कोई प्रतिबाधा बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा होगी तो वो इनएक्टिव ही होगा। अपनी लैंग्वेज में समझे थे इसको। ओके, तो इसके तरफ जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा है, तो ये एक्टिव है। और इसकी कंपेयरली अगर हम इससे करें तो ये क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल है ये। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, अगर पड़ोसने सेम है तो आदमी ऑटोमेटिक इनएक्टिव ही होगा भाई, हाँ। और अगर पड़ोसने सेम नहीं है ना तो क्या है, आदमी एक्टिव होगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले नेक्स्ट टाइप की, टर्सरी एल्काइल। 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निष्कासित होने के पश्चात शेष बचे हुए समूह को तृतीयक एल्काइल कहते हैं। ओके, क्या बोला ये कि 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निष्कासित होने के पश्चात शेष बचे हुए समूह को तृतीयक एल्काइल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर समझ सकते हैं इसको कि ये हमें 3 डिग्री एल्केन दे रखा है हमें, इसमें से एक ऐसे निष्कासित होने के पश्चात हमें ये 3 डिग्री तृतीयक एल्काइल प्राप्त हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइसो एल्काइल क्या होता है। आइसो एल्काइल क्या होता है, कार्बन की सीधी श्रृंखला में सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह उपस्थित हो। ओके, कि कार्बन की सीधी श्रृंखला में सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह उपस्थित हो तो वह आइसो एल्काइल कहलाता है। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं इसको कि ये कार्बन की सीधी चेन है और इसके सेकंड लास्ट कार्बन पर, इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी, तो इसके सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन यही है, इस पर टिक मारा है अभी, तो इस पर एक CH3 समूह उपस्थित है, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो प्रोपाइल। ओके, सेकंड एग्जांपल ये है, इसमें हम सीधी श्रृंखला में सेकंड लास्ट कार्बन पर CH3 समूह उपस्थित है, तो इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल्स है इसके कुछ। इसमें क्या है, एक्सेप्शन, एक अपवाद है जिसको हम आइसो ऑक्टाइल बोलते हैं। ओके, जो ये स्ट्रक्चर है आपको याद करनी पड़ेगी, इसको हम आइसो ऑक्टाइल बोलते हैं। ओके, ये एक अपवाद है और अपवादों का आप कोई भी प्रूफ नहीं होता है। ओके, अब हम इसके अगले टाइप की बात करते हैं, नियो एल्काइल। नियो एल्काइल क्या होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर यदि 2 CH3 समूह उपस्थित हों तो वह नियो एल्काइल कहलाता है।
जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो 4 डिग्री होता है इसमें। ओके, ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि 4 डिग्री कार्बन है ये, और इसके जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर 2 CH3 समूह उपस्थित हैं, और यहाँ से ये वैलेंसी फ्री है, तो इसका मतलब है कि सीधी चेन है और इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 समूह उपस्थित हैं, तो ये क्या होगा, नियोपेंटाइल होगा। ओके स्टूडेंट, ये क्या होगा, नियोपेंटाइल होगा। अगला एग्जाम्पल है नियो एक्साइल का। इसी प्रकार से सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 समूह उपस्थित हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि एल्केन में से अगर 2 हाइड्रोजन, अब तक तो हमारा एक हाइड्रोजन हट रहा था। ओके, अगर अब 2 हाइड्रोजन अगर एक ही कार्बन से फ्रॉम सेम कार्बन, एल्केन है और अगर 2 हाइड्रोजन अगर फ्रॉम सेम कार्बन से हट रहे हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन। उसका नाम हो जाएगा एल्काइलिडीन। ये नोमेन में, नामकरण में आपको काम आएंगे। ओके, यदि सेम कार्बन से हट रहे हैं ना तो एल्काइलिडीन होगा। यदि फ्रॉम एडजेक्शन मतलब निकटवर्ती 2 कार्बन, पास के 2 कार्बन हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनसे अगर 2 हाइड्रोजन हट रहे हैं तो उसका नाम है जो एल्काइलिन होगा। ओके, यदि 3 हाइड्रोजन हट रहे हैं फ्रॉम सेम कार्बन, एक ही कार्बन से अगर 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो वो होगा एल्काइलिडाइन होगा। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा ये, कि अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इसको आप, कि ये CH4 है, मेथेन है, इसमें से अगर फ्रॉम सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं हमें तो इसका मिथाइलिडीन होगा। ओके, या फिर मिथाइलिन होगा, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो इसमें मिथाइलिडीन बोल दे या फिर मिथाइलिन भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको इथेन दे रखा है हमें, फ्रॉम सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो एथाइलिडाइन बनेगा इसका। ओके, तो स्टूडेंट इनको समझना इतना कोई हैवी बात नहीं है, ये बहुत ईजी है। ओके, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना मज़ा आता है ना पढ़ने में, वो वास्तव में किसी सब्जेक्ट में आता ही नहीं है। ओके, पूरी जो फिजिकल है और जो इनऑर्गेनिक है केमिस्ट्री में, ओके, और इसमें क्या है, जो एक अपवाद है ये, इसको हम ट्राई मेथाइलिन बोलते हैं। इसमें 2 निकटवर्ती कार्बन पे से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी इसको हम ट्राई मेथाइलिन बोलते हैं। ओके, ये एग्जांपल है, इसमें से फ्रॉम सेम कार्बन से 3 हाइड्रोजन हट रहे हैं तो इसको इथाइलिडाइन बोलते हैं। सो वो 3 जो ऊपर लाइनें थी आप उनको याद कीजिए, और आप इनके जो नामकरण हैं उनमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आप 2 हाइड्रोजन हटाओ, 1 हाइड्रोजन हटाओ, 3 हाइड्रोजन हटाओ। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीनाइल। ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह हमें एथीन दे रखा है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमें एथेनाइल प्राप्त होगा। इसको हम वॉइनिल भी बोलते हैं, ये हमारे काफ़ी काम आता है GOC में। ओके, ये वॉइनिल समूह है। ओके, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी बार आते हैं ये कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे प्रोपीन का, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, प्रोपीनाइल प्राप्त हुआ। ओके, ये अगला एग्जांपल, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, हमें प्रोप 2 इनाइल प्राप्त हुआ। ओके, इसको LL भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखना आप, इसको LL भी बोलते हैं। LL है, इसको आप ध्यान रखना कि ये कंपाउंड है कि ये LL होगा। यहाँ आपको जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक की उनमें काफ़ी बार आता है। ओके स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एल्काइनाइल की, कि एल्काइनाइल क्या होता है, कि एल्काइन में से अगर एक हाइड्रोजन बाहर कर देते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन ग्रुप एल्काइनाइल प्राप्त होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, कि हमें इथाइन दे रखा है, इसमें से एक हाइड्रोजन मुक्त करने के पश्चात हमें इथाइनाइल प्राप्त होगा। ओके, इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे आपको 2-3, आप इनके द्वारा इसको समझ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाने के पश्चात जो समूह बचता है वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहलाता है। ओके,
जैसे हमें साइक्लोप्रोपेन दे रखा है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, साइक्लोप्रोपाइल प्राप्त हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल दे रखा है, साइक्लोब्यूटेन दे रखा है हमें, एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, हमें साइक्लोब्यूटाइल प्राप्त हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ईजी वे में है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ओके, तो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम टोलुइन लेते हैं। यदि बेंजीन वाले पे एक CH3 समूह उपस्थित हो तो यह जो समूह है ये क्या कहलाता है? टोलुइन, टोलुइन कहलाता है। और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन मुक्त कर दें CH3 समूह में से, तो इसको जो प्राप्त कंपाउंड है वो हमारा क्या कहलाएगा? बेंजाइल कहलाएगा। ओके, और अगर 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? बेंजल प्राप्त होगा। और अगर 3 हाइड्रोजन बाहर निकाल लें तो हमें बेंजो प्राप्त होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये वीडियो है ना, वो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी करनी है तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट केमिस्ट्री है ना, वो आपकी 2 वीडियो हैं। और जो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और GOC, ये 3 चैप्टर ये हैं। तो अगर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे ना, तो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी रिएक्शंस हैं, आप रिएक्शन का नाम देखते ही सभी को सॉल्व कर देंगे। ये मेरी फुल गारंटी है आपको। ओके, सिर्फ रिएक्शन का नाम याद रखना है, मैकेनिज्म ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो ही गया। ओके, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं? समजात श्रेणी बोलते हैं इनको। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके प्रत्येक एक सदस्य सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो उसे समजात श्रेणी कहते हैं। ओके, आपको ये इनकी इसकी प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू समझाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य एक CH2 इकाई का अंतर होता है या अणुभार 14 का अंतर होता है। ओके, समजात सीरीज क्या होती है? इनमें CH2 इकाई का अंतर होता है, अर्थात कि अणुभार 14 का। ओके, समजात श्रेणी के सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। ओके, क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? समजात सीरीज में समान होना चाहिए। समजात श्रेणी के सभी सदस्यों को बनाने की विधियां एक समान होनी चाहिए। ये समजात श्रेणी की क्या है? प्रॉपर्टी हैं कि समजात श्रेणी कौन सी होती हैं, उनके क्या गुणधर्म हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ओके, इफ n बराबर 1 हो, तो एग्जाम्पल में हमने n बराबर 1 लिखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? मीथेन प्राप्त हुआ। n बराबर 2 हो तो हमें एथेन प्राप्त हुआ। n बराबर 3 हो तो इसमें क्या है, आपको इसमें पुट किया हुआ है। और अगर n बराबर 3 हो तो हमें प्रोपेन प्राप्त हुआ। तो ये समजात श्रेणी है, तो इसमें क्या है? CH2 इकाई का अंतर है, अर्थात 14 का अणुभार का अंतर है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे कि समजात श्रेणी आखिर है क्या। ओके, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में अगर n बराबर 2 हो तो हमें एथीन प्राप्त होगा। n बराबर 3 हो तो हमें प्रोपीन प्राप्त होगा। ओके, इसमें CH2 का इकाई अंतर है। ओके, तो अर्थात ये समजात श्रेणी है। इसी प्रकार एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इफ n बराबर 2 हो तो हमें एथाइन प्राप्त होगा, n बराबर 3 हो तो हमें प्रोपाइन प्राप्त होगा। इसमें CH2 का एक अंतर है। ओके, तो समजात श्रेणी आप समझ गए होंगे कि इसमें CH2 का एक अंतर होता है, अर्थात अणुभार 14 का, और इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1OH। ओके, यदि n बराबर 1 है तो हमें ये प्राप्त होगा, मेथेनॉल। ओके, n बराबर 2 है तो एथेनॉल, n बराबर 3 है तो प्रोपेनॉल प्राप्त होगा हमें। और इनके बीच में अंतर है जो CH2 का एक अंतर है, अर्थात ये एक समजात श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि इनका जो वर्गीकरण है कार्बनिक यौगिकों का वो किस प्रकार से किया गया है। तो
एक प्रकार है इसका ओपन चेन कंपाउंड, अचक्रीय कंपाउंड बोलते हैं उनको, और दूसरा क्या है क्लोज चेन कंपाउंड, जिनको हम चक्रीय बोलते हैं। और चक्रीय को भी दो भागों में बांटा गया है, चक्रीय को भी दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ओके, तो एलिसाइक्लिक में भी होमो एंट्रो समविषम और एरोमेटिक समविषम हम पढ़ते हैं। ओके, तो हम इसको समझने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। ओके, तो हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक की। तो आपको बता देता हूँ कि होमो और हेंट्रो का मतलब क्या होता है। ओके, तो होमोसाइक्लिक की बात करें सबसे पहले हम, यदि किसी चक्रीय यौगिक में सभी सदस्य कार्बन हैं तो उसे होमोसाइक्लिक बोलते हैं, कि अदर कोई भी, कार्बन के अलावा अदर कोई भी नहीं है। ओके, तो वो क्या होगा, होमो, होमो का मतलब क्या है, सम। और अब हेंट्रो की बात करें हम, तो क्या होगा, यदि किसी चक्रीय यौगिक में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व उपस्थित हो तो क्या होगा, हेट्रो, विषम चक्रीय। ओके, आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसमें, आप समझ सकते हैं कि इसमें तो सब कार्बन है ऊपर होमो में, और इसमें नीचे ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है कार्बन के अलावा। ओके स्टूडेंट, होमो हेट्रो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड की। हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फर्स्ट, इसमें ये साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, और ईच मेंबर मस्ट बी sp एंड sp2 एंड sp, की प्रत्येक मेंबर का जो संकरण है वो sp2 या sp होना चाहिए। ओके, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, की उसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे होनी चाहिए। तो ये किस में होता है, रेजोनेंस में, अनुनाद में होता है। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2। यहाँ पे n का मान क्या है, 0 1 2 3 से लेके n तक है। ओके, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 6 10 14 18 एक्सेट्रा। ओके, तो इसकी तीन प्रॉपर्टी हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि एरोमेटिसिटी है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट है उसमें पूछा जाता है कि एरोमेटिक कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसका क्या है कि आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि ये एक चक्रीय कंपाउंड, यह एक चक्रीय होना चाहिए। ओके, और ईच मेंबर, प्रत्येक जो इसका मेंबर होता है उसका जो संकरण है वो sp2 या sp होना चाहिए। थर्ड क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये है एक एरोमेटिक बेंजीन, फर्स्ट एग्जांपल। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि इनमें चक्रीय है और रेजोनेंस भी है इनमें। ओके, और पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ओके, एक डबल बॉन्ड में 2 होंगे, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक है। और ये फिर पायरिडीन है, ये भी एरोमेटिक है, ये पायरोल है, ये एरोमेटिक है। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं आपको, और आपको जो इनकी प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक की, आप उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। ओके, एक स्पेशल पॉइंट है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वलय उपस्थित हो, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वलय या एरोमेटिक वलय उपस्थित हो तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। ओके, जैसे समझ सकते हैं ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक होती है। ओके, और अगर इससे कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, अगर इससे अटैच है तो ये एरोमेटिक होगा। ये देखो, उससे मेथेन जुड़ा था, इससे एथेन जुड़ा है। ओके, इससे 3 डिग्री ब्यूटाइल, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है अगर हाइड्रोकार्बन जुड़ा है तो। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित है एवं क्रियात्मक समूह बेंजीन वाले के साथ सीधा जुड़ा है तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ओके, और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित हो परंतु बेंजीन वाले से सीधा नहीं जुड़ा हो तो उसे एलिफेटिक कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये पॉइंट भी नोटेड, इनको नोट करना कि यदि किसी बेंजीन वाले से अगर कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा है
तो भी वह एरोमेटिक होगा। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ना चाहिए लेकिन, तो वह एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप से तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और जो ग्रुप है वो बेंजीन वाले से जुड़ा है, तो वो एलिफेटिक कंपाउंड होगा। ओके, तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दे रखा है और एक फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और जो बेंजीन वाले से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, एलिफेटिक होगा। तो दोनों कंडीशंस हैं कि इसमें हाइड्रोकार्बन भी नहीं जुड़ा है और डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप भी नहीं जुड़ा है। ये सेकंड है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, ये एलिफेटिक है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और हाइड्रोकार्बन जुड़ा है। ओके, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो ये एरोमेटिक है। आगे हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो ये अगर हमें जो हाइड्रोकार्बन और NH जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमें इस प्रकार से दे रखे हों, तो वो एरोमेटिक ही होगा। ओके, जो ग्रुप्स हैं वो क्या डायरेक्ट जुड़ने चाहिए। ओके, अब इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है इसमें, ओके, तो ये क्या है, एलिफेटिक होगा। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्या है, जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं ये। ओके, तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आई वीडियो होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें।